नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। इसकी क्वार्टर 3 अर्निंग के रिजल्ट आए मंडे को और उसके बाद स्टॉक लगभग 5% से गिरा। तो इसके स्टॉक के गिरने के रीज़न क्या है एंड और बात करेंगे कि इसका मैनेजमेंट की गाइडेंस क्या है फ्यूचर ग्रोथ की, और हम लोगों को इस स्टॉक में अब क्या करना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड, तो बजाज फाइनेंस सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस पे। तो जो इसकी AUM ग्रोथ है लगभग 35% से बढ़ी है। नेट इनकम 34.8% से, पैट बढ़ा 22% से। इसका मेन रीज़न यही है स्टॉक गिरने का कि ग्रोथ पैट की 22% से बढ़ी है। 22% बहुत अच्छा है वैसे कंपेयर करें जैसे रिजल्ट आ रहे हैं बाकी फाइनेंस कंपनियों के। लेकिन इसकी जो हमेशा ग्रोथ रहती है 25, 26, 27% रहती है, तो वो एक्सपेक्टेशन से नहीं आई, इसलिए स्टॉक 5% से गिरा। तो मेन रीज़न इसका स्टॉक गिरने का रीज़न है कि इसके पैट की ग्रोथ 22% हुई। अब पैट की ग्रोथ 22% क्यों हुई इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसकी अब ROE देखें 24% है एंड नेट NPA है 0.41। आगे चलते हैं। अब इसके एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। ये कंटिन्यूसली अपनी ब्रांच बढ़ाते जा रहे हैं नए नए लोकेशन में। ये इसका पूरा होल्डिंग पैटर्न है, कैसे बजाज ग्रुप की स्ट्रेटजी है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसकी गाइडेंस की कि मैनेजमेंट कैसे गाइडेंस देता है। तो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है कि हम AUM ग्रोथ करेंगे 25 to 27%, प्रॉफिट ग्रोथ करेंगे 23-24%, नेट एन ग्रॉस एन पे रहेंगे 1.2 to 1.4%, नेट एन पे 0.5 to 0.4 to 0.5%, रिटर्न ऑन एसेट 0.4 to 0.6 और रिटर्न ऑन इक्विटी 21 to 23। अब मेन रीज़न है इसका प्रॉफिट ग्रोथ। अब आप फोकस करोगे 23-24% पे, लेकिन इससे पहले जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी थी वो दी थी 26-27% से, लेकिन ओवर अचीव किया था, 28-30% किया था। तो इस बार मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया 23-24% की, और मेरे को अभी भी लगता है कि ये ओवर अचीव करेंगे, 25-26% का प्रॉफिट ग्रोथ करेंगे CAGR में। क्योंकि अगर इन्होंने 25% का ग्रोथ किया तो आपको लगभग 10 गुने के हिसाब से ग्रोथ मिलेगी, 10 साल 10 गुना। मतलब अगर आप 1 लाख रुपये आज डालते हैं 10 साल में वो 10 लाख रुपये उसकी वैल्यू हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे आपको दिख रहा है कि प्रोमोटर की होल्डिंग है 54.78, FIA 20.92, कॉर्पोरेट 5.35, म्यूचुअल फंड 9.83। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि प्रोमोटर की होल्डिंग के बाद भी FI और म्यूचुअल फंड की बहुत स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। इससे मतलब कंपनी के भरोसे के बारे में पता चलता है कि कितने जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो कितना भरोसा कर रहे हैं। तो हम ये एसरेन नॉर्सरेन न्यूज़ल जो है ये होल्डिंग 8.75%, ये हैं हम लोग रिटेल इन्वेस्टर। अब आगे चलते हैं। ये है जो आज तक इन्होंने अचीव किया है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने 25% CAGR की लोन बुक दी है एंड प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 52% का CAGR दिया है। 52% का CAGR इन्होंने दिया है पिछले 10 साल में। फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है इसकी इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखना। जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया उससे 1-2% आप हाई रख सकते हो। इतनी ये क्योंकि उस टाइम में बहुत स्मॉल कंपनी थी, उस टाइम इतना फाइनेंस सेक्टर इतना डेवलप नहीं हुआ था इंडिया में। अभी भी डेवलप नहीं हुआ, अभी भी बहुत बहुत अच्छी ग्रोथ है, इसलिए 25% की ग्रोथ है इस कंपनी के लिए। ये इन्होंने नए सेक्टर ऐड करे हैं, एमर्जिंग, इसमें नए प्रोडक्ट ऐड करें। एमर्जिंग कॉर्पोरेट, जो नए कॉर्पोरेट उभर रहे हैं उनके लिए लोन देते हैं, उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट को लैंडिंग करते हैं
और रूरल एरिया में ट्रैक्टर फाइनेंसिंग इन्होंने स्टार्ट की है। अब इसके और आगे चलते हैं, इसके बारे में पता करते हैं। ये है इसका Q3 का रिज़ल्ट, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम कि इसका क्या रीज़न है इसके पीछे कि इसका नेट प्रॉफिट इतना गिरा। तो आपको दिख रहा होगा कि एसेट में मतलब इन्होंने जो इंटरेस्ट इनकम किया है 36% से ग्रोथ किया है, 36% से। उसके बाद भी इनका जो नेट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो इतना कम क्यों हुआ 36% के बाद भी? क्योंकि इसका मेन रीज़न है, देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ा है 51% से। इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ने की वजह से इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम कम हो गई। देन उसके बाद जो टैक्स प्रोविजनिंग करनी पड़ी, टैक्स लगा, उसके बाद इनका, क्योंकि प्रोविजनिंग 29% से बढ़ी है, तो उसके बाद इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा 27% रहेगा। ये मैक्सिमम पूरे इंडिया में कवर है, जैसे आपको दिख रहा होगा। इसकी ग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, ग्राफिकल प्रेजेंस देखेंगे तो जम्मू कश्मीर लद्दाख को थोड़ा छोड़ के बाकी ऑल ओवर इंडिया में कवर है। अर्बन एरिया, रूरल एरिया, हर जगह है बजाज फाइनेंस। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन रीच है इनकी, रूरल अर्बन एरिया दोनों में। रूरल इनका सेगमेंट वाइज है कि सेगमेंट वाइज एम कैसा है इनका, 2 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, अर्बन सेल्स, अर्बन B2C, रूरल सेल्स, SME लैंडिंग। और इसमें हम देखो, आप इसे पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। इंडिया टोटल क्रेडिट मार्केट इज फोरकास्ट टू ग्रो फ्रॉम 166 लाख टू करोड़ टू 268 लाख। मतलब लगभग जो आपकी एवरेज ग्रोथ रहेगी 12.7% से रहेगी, जिसमें कि रिटेल की ग्रोथ रहेगी 15%। तो ये रिटेल में ही ज़्यादा लैंडिंग करता है, तो इसकी ऑल ओवर इंडियन मार्केट ही 15% बढ़ेगा रिटेल में। तो सोचो कि ये अपने अपने सेगमेंट में, अपने सेक्टर में कितनी ग्रोथ कर सकता है। इनकी मैनेजमेंट है कि कौन कौन है मैनेजमेंट में, टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन है। बस आज तो ये इनकी प्रेजेंटेशन थी बजाज फाइनेंस की Q3 की। अब हम बात करते हैं कि हम इन्वेस्टर लोग क्या डिसीजन लें। तो देखो, इस वैल्यूएशन पे स्टॉक पहले काफ़ी सालों से नहीं था, काफ़ी सालों बाद इस वैल्यूएशन पे आया है। ये हमेशा 45% के पी पे रहता था, अभी इसका पी चल रहा है ऑलमोस्ट 34 समथिंग। तो मतलब आप तो कह सकते हो कि लगभग 30%, 33-34 समथिंग पी है। तो लगभग 30% से वैल्यूएशंस की गिरी हुई डिस्काउंट है। हम वैल्यूएशन के बारे में सोचे भी ना, हम कहें कि सेम वैल्यूएशन पे भी मेंटेन रहे, इसी वैल्यूएशन पे मेंटेन रहे, तब भी हमें 25% की ग्रोथ दे सकता है। 25% की ग्रोथ का मतलब है कि अगर हम आप 1 लाख रुपये आज लगाओगे तो 10 साल में वो 10 लाख रुपये हो जाएंगे, और 20 साल में 1 करोड़ रुपये। तो बेस्ट स्टॉक है ये, बेस्ट स्टॉक है ये इस सेक्टर में, रिटेल लैंडिंग में, एज ए NBFC, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल। थैंक यू। और ऐसी ही और वीडियो और स्टॉक के बारे में जानने के लिए और डिटेल में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमें और मोटिवेट करें कि हम और वीडियो ऐसी आपके लिए ला पाएँ। थैंक यू।